everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप सभी यदि ये चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे पहले के वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जहां आपको सारे नोट्स, लेटेस्ट न्यूज, नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिल जाएंगे। और ये ध्यान रखें कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड की चैप्टर्स हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं। वो सारे पूरे कंप्लीट चैप्टर्स हैं वीडियो के, तो आप वो देख सकते हो। यदि आपको केमिस्ट्री की वीडियोस देखने हैं तो वो पूरे चैप्टर्स के ही वीडियोस हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये टॉपिक नंबर 5 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से जो है पहले 3 सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट 2 वीडियोस में। यदि आपने मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख सकते हो। आज जो पढ़ेंगे वो है डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थियरी। तो चलिए शुरू करते हैं डार्विनिज्म से। डार्विनिज्म जो है ये जो पार्ट आया है फ्रॉम साइंटिस्ट डार्विन। तो जो 4 डार्विन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जाके डिफरेंट प्लांट और एनिमल के स्पीशीज को जमा किया और वो सारे स्पीशीज जमा किए, उन्हें स्टडी किया और वापस इंग्लैंड आए और उन्होंने एक बुक छापा जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने ये काम किया था 1859 में। उनके हिसाब से यह था कि जो नेचुरल फोर्सेस जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, और इवोल्यूशन में जो स्पीशीज आए हैं वो आए हैं बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो थियरी ऑफ जो नेचुरल सिलेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है क्यों कोई बहुत सारे स्पीशीज जो है इस तरह से चेंज होते होते आज की डेट में इस तरह से हैं, या फिर कोई स्पीशीज जो विलुप्त हो चुके हैं, या फिर इवोल्यूशन बेसिकली कैसे हुआ। तो वो एक्सप्लेन करता है पूरी तरह ये थियरी, और इस थियरी का नाम है थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विनिज्म या फिर ये थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली 5 पोस्टुलेट्स पे डिपेंडेंट है। पहला ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तीसरा ऑर्गेनिक वेरिएशन, चौथा नेचुरल सिलेक्शन और पांचवा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो हम 1 by 1 ये सारे पोस्टुलेट्स कवर करेंगे और ये समझेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसे आया by process of natural selection. So the first postulate is overproduction. Overproduction क्यों होता है? क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में जो है प्रोड्यूस करे, बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे, जिससे उसके सर्वाइवल रेट उस स्पीशीज के बढ़ जाए। इसलिए कोई भी स्पीशीज जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने जैसे दिखने वाले स्पीशीज को प्रोड्यूस करता है कि उसके सर्वाइवल रेट या सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाए। उन्होंने डार्विन ने यह देखा कि जो प्रोडिगेटिव पोटेंशियल है या ये जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन का जो टेंडेंसी है हर एक स्पीशीज का, वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो ही उन्हें जो है आगे बढ़ाता है, क्योंकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ाता है। जैसे कि सैल्मन फिश जो है वो प्रोड्यूस करता है अराउंड 28 लाख एग्स एक सिंगल सीजन में। तो एक सैल्मन फिश एक सिंगल सीजन में 28 लाख एग्स प्रोड्यूस कर रहा है, ओवर प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट कि
यदि आप लाइफ स्पैन देखें 750 इयर्स का, एक सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट्स का मींस फीमेल एलिफेंट और मेल एलिफेंट का 750 ईयर का लाइफ स्पैन का, वो अराउंड 1 करोड़ 90 लाख एलिफेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर, ये जो साइज दिया हुआ है कोई भी स्पीशीज का, वो बहुत ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि एक सैल्मन फिश यदि एक सीजन में 28 लाख एग्स प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर 750 इयर्स में कोई भी एक गिवन पेयर ऑफ एलिफेंट 1 करोड़ 90 लाख एलिफेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इतना ज्यादा वो स्पीशीज जो है, इतना ज्यादा अमाउंट एक कांस्टेंट एरिया में कैसे फिट होगा? क्योंकि वहां पे जो है फ्लक्चुएशन ऑफ सीजन्स आएगा, चेंजेस आएगा, और उसमें इतना बड़ा पॉपुलेशन छोटे से एरिया में कैसे फिट होगा। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। सेकंड था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओवर प्रोडक्शन हो गया है, स्पीशीज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, बट एरिया उतना ही है, ठीक है, फूड अवेलेबल भी उतना ही है, फूड बड़ा नहीं है। भले ही 2 पेयर ऑफ एलिफेंट ने 750 इयर्स में 1 करोड़ 90 लाख एलिफेंट्स पैदा कर लिए, बट फूड अमाउंट उतना ही है, स्पेस उनके लिए रहने के लिए उतना ही है, तो वहां पे हो जाता है फिर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो टेंडेंसी है ओवर प्रोडक्शन का कोई भी स्पीशीज में, वो लीड करता है टुवर्ड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि खुद के सर्वाइवल के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद के मेंबर्स के साथ ही, क्योंकि हर एक मेंबर के लिए लिमिटेड फूड ही अवेलेबल है। पहले जहां सिर्फ 2 एलिफेंट उतना ही फूड खा रहे थे, अभी वहां पे 4 एलिफेंट है उतना फूड खाने के लिए, और जैसे जैसे समय बीत रहा है उतना ही फूड खाने के लिए 1 करोड़ 90 लाख एलिफेंट्स हैं। तो फूड तो लिमिटेड ही है, तो उतने फूड के लिए पॉपुलेशन बढ़ गया है। साथ ही साथ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस भी आएंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस आएगा, फिर एनिमी से बचने के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए आपस में ही वही स्पीशीज झगड़ने लगते हैं फॉर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पोस्टुलेट था ऑर्गेनिक वेरिएशंस। यहां पे वेरिएशंस मतलब वो सारे टाइप के डिफरेंसेस जो एक स्पीशीज में आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखने में, फिजियोलॉजिकली अंदर से, न्यूट्रिशन में, उनके हैबिटेट में मतलब रहने के हैबिटेट, बिहेवियर में, ये सारे चेंजेस जो भी आएंगे उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक वेरिएशन। जैसे सिर्फ एक टाइप ऑफ बग जो है वो इतने टाइप ऑफ बग में डेवलप हो गया, तो ये सारा क्या हुआ है? ये सारा हुआ है ऑर्गेनिक वेरिएशंस। डार्विन ने इन वेरिएशंस को जो है माना है कि ये रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन की तरफ। एक जो है स्पीशीज वेरिएशन कर करके दूसरे स्पीशीज को जन्म दे रहा है, ठीक है, वो जो उसी स्पीशीज से इवॉल्व हुआ है, इसलिए ये रॉ मटेरियल है। जो वेरिएशंस होता है वो रॉ मटेरियल होता है इवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन जो है एक ही स्पीशीज के अंदर भी दिख सकता है या फिर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर भी, जैसे एक बग दूसरे कलर के बग में डेवलप हुआ सेम स्पीशीज में, या एक बग जो है दूसरे इंसेक्ट और इसमें जो बग में डिफरेंसेस आया उसमें भी, मतलब सेम स्पीशीज के अंदर भी आपको वेरिएशन दिख सकता है या फिर 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी। नेक्स्ट पोस्टुलेट था नेचुरल सिलेक्शन। ऑर्गेनिक वेरिएशंस जो हैं, जो हो रहे हैं, ऑर्गेनिक वेरिएशन की वजह से इतने सारे अलग अलग वेरिएशंस और अलग अलग इवोल्यूशन देखने के लिए मिला, बट ये ऑर्गेनिक वेरिएशन जो है वो सब टाइम जो है वो अच्छे नहीं होते, ठीक है, सब टाइम एडेप्टेड नहीं होते। तो जो ऑर्गेनिक वेरिएशंस है वो एविडेंस हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटर अडेप्ट करने के लिए या सरवाइव करने के लिए इन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन उन्होंने अपने आप को चेंज किया होगा, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें अभी यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म पहले जहां पे रह रहे थे उस जगह पे पहले ठंड आती थी, तो ऑर्गेनिज्म उस तरह से रह रहा था, अचानक वहां गर्मी पड़ने लगी, तो उसे उस तरह से जो है अपने अंदर चेंजेस लाने पड़े जिससे उस गर्म जगह पे भी अब वो सरवाइव कर सके। तो ये ऑर्गेनिक वेरिएशंस जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में आए क्योंकि उसे उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहना था, सरवाइव करना था। और ये स्ट्रगल जो है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म
विथ फेवरेबल वेरिएशन, जिससे वो अपने अंदर ऐसे वेरिएशंस ला देता है कि प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके। जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहे हैं उसके साथ वो भी चेंज हो, और नेचर जो है उसी को सपोर्ट करता है। नेचर किसको सपोर्ट करेगा? जो फेवरेबल वेरिएशन होगा, और वो वेरिएशन जिसकी वजह से वो आगे भी बढ़ सकेगा, ना कि वो जो है वहां से हट जाएगा। जैसे कि पहले जिराफ जो थे वो शॉर्ट नेक थे, बट ये सुटेबल नहीं था क्योंकि बहुत गर्मियां पड़ने लगी और वहां पे पेड़ जो है ऊंचे होने लगे, नीचे की तरफ वाले पेड़ सारे सूख गए, सुखाड़ पड़ा इसकी वजह से। तो जिराफ को ऊंचे पेड़ों से खाना पड़ा और उसने अपनी गर्दन जो है लंबी कर ली। और आने वाले जनरेशन्स में भी जिराफ जो है लंबी गर्दनों के साथ ही पैदा हुए, क्योंकि यही नेचुरल सिलेक्शन था, क्योंकि ये वेरिएशन के वजह से ही वो सरवाइव कर पाया। यदि वो ऐसे ही रह जाता तो ये कभी सरवाइव नहीं कर पाता। इसलिए नेचर ने सिर्फ इसी वेरिएशन को सपोर्ट किया और इसे सिलेक्ट किया आगे बढ़ने के लिए। तो नेचर वही वेरिएशन को सपोर्ट करता है जिस वेरिएशन के वजह से एक पर्टिकुलर स्पीशीज अपने जो स्पीशीज के इसको है आगे बढ़ा सके वंश को, ना कि वो पेरिश हो जाए, खत्म हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ये जो प्रिंसिपल है जो यूजफुल वेरिएशन को प्रिजर्व करता है इन नेचर, उसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली वो है जिससे नेचर सिलेक्ट करता है उस वेरिएशन को और चूज करता है कि हाँ तुम यहाँ पे रहने के काबिल हो और तुम आगे बढ़ सकते हो। इसी को एच स्पेंसर ने आगे जाके कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो दो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि एक कॉकरोच और एक डायनासोर, वो दोनों में से सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच सर्वाइव हुआ, ना कि डायनासोर। जबकि कॉकरोच का साइज इतना छोटा है और डायनासोर का बड़ा। क्यों? क्योंकि जो फिटेस्ट था वही सरवाइव करेगा, जो अपने वेरिएशंस के साथ उस नेचर के एनवायरनमेंट में जो है वो रह सकेगा, अपने स्पीशीज को आगे बढ़ा पाएगा, वही सरवाइव करेगा। तो ये है रूल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सब के वजह से, नेचुरल सिलेक्शन के वजह से, वेरिएशंस धीरे धीरे चेंज होने के वजह से आए ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो न्यू स्पीशीज क्यों बनने लगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उन्हें जो है वेरिएशंस लाना पड़ा, बहुत सारे वेरिएशंस इकट्ठा होने लगे और उन्होंने क्या किया वहां पे? इवोल्यूशन। तो जो फेवरेबल वेरिएशंस थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने लगे, और जैसे वो वेरिएशन जो फेवरेबल मतलब जो वेरिएशन उचित थे जिसकी वजह से वो स्पीशीज सर्वाइव कर सकता था, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने की वजह से वहां पे और भी जो है वेरिएशंस एड अप होने लगे, जिसकी वजह से वहां पे सक्सेसिव जनरेशन जो है वो बेटर अपने एनवायरनमेंट में रह पाया। तो ग्रेजुअली ये एडेप्टेशन जो है फ्यू न्यू मॉडिफिकेशन के साथ ऐड हो गया, जिसकी वजह से न्यू लाइफ साइकिल शुरू हो गई और उसकी वजह से न्यू स्पीशीज का जनरेशन हुआ। जैसे कि एक बियर जो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहता है, इसलिए वो अलग अलग स्पीशीज को उसने जन्म दिया है। एक्चुअली उनके ओरिजिन एक ही होगा, बट ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन उन्होंने वेरियस वेरिएशंस के साथ जो आने वाले जनरेशन में अलग अलग वेरिएशंस करके नया ही स्पीशीज इवॉल्व कर लिया। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन के वजह से इवोल्यूशन हुआ और उसके वजह से न्यू स्पीशीज का आगमन हुआ अर्थ पे। अब डार्विन की इस थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बहुत सारे सपोर्ट भी है, जिसे हम कहेंगे एविडेंसेस फॉर डार्विनिज्म। ओके, अब इनमें सबसे पहला वाला जो है, जो एविडेंस है या सबूत है कि यस ये नेचुरल सिलेक्शन प्रोसीजर था, वो है लॉन्ग नेक्ड जिराफ। तो हमने देखा है कि जिराफ एक्चुअली लॉन्ग नेक्ड कभी नहीं हुआ करते थे, वो हॉर्सेस की तरह ही थे, मतलब उनके नेक उतने ही साइज के थे। पर जब ड्रॉट पड़ा अर्थ पे, मतलब जब सुखाड़ पड़ा अर्थ पे, तो नीचे वाले जो घास है सब सूख गए। जो टॉल प्लांट्स थे या फिर वुडी क्लाइंबर्स थे, वो एकदम ऊंचाई पे थे और उस ऊंचाई तक वो जिराफ का गर्दन नहीं पहुंच पाता था, जिसकी वजह से वो ठीक से खाना नहीं खा पाता था। तो फिर वो धीरे धीरे अपने गर्दन को स्ट्रेच करने लगा और आने वाले जनरेशंस में वो ऊंचे ऊंचे गर्दनों के साथ पैदा होने लगा, क्योंकि उसे टॉल ट्रीज और वुडी क्लाइंबर से खाना खाना था।
और उसे सरवाइव करना था, तो उसने ये एडेप्टेशन फिक्स कर लिया फॉर लाइफ, फॉर सर्वाइवल। और फिर जिराफ जो है वो लंबे गर्दन के साथ पैदा होने लगे, जिससे वो फेमिन मतलब ड्राउट कंडीशन के हीट में भी लॉन्ग प्लांट से खाना खा के सरवाइव कर रहे थे। और ये एडेप्टेशन के वजह से जिराफ सरवाइव कर पाए उस एनवायरमेंटल कंडीशन को भी, और उन्होंने अपनी इस एडेप्टेशन को आने वाले जनरेशन में भी पास किया, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट में हम लॉन्ग नेक्ड जिराफ देखते हैं जो एक्चुअली पहले एग्जिस्ट नहीं होते थे। दूसरा बेस्ट एविडेंस है इस नेचुरल सिलेक्शन के लिए, वो है ब्लैक कलर पेपर्ड मॉथ। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में मॉथ ब्लैक कलर के होते थे। ये ब्लैक कलर के मॉथ जो है वो हमेशा ब्लैक कलर के मॉथ को ही जन्म देते थे। बट प्रॉब्लम ये होता था, जब ये वुडी सरफेस पे होते थे तो बर्ड्स उन्हें बहुत इजीली देख लेते थे और इसलिए उन्हें इजीली खा जाते थे, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल रेट कम हो रहा था। तो फिर वहां पे आया, अब आप बोल सकते हो वेरिएशन। तो दो ब्लैक कलर के मॉथ ने अभी जो अपना ऑफस्प्रिंग पैदा किया, वो पैदा किया ब्लैक कलर पेपर्ड मॉथ। ब्लैक पेपर पता है, उसी की तरह दिखने वाला मॉथ। अब ये जो मॉथ था वो वुडी सरफेस पे दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से बर्ड्स इसे नहीं खा रहे थे। तो एक्चुअली ये मॉथ जो है, पहले जो भी मॉथ थे ब्लैक कलर के, उनके बीच में ये एकदम रेयर स्पीशीज था। बट ये रेयर स्पीशीज सरवाइव कर पा रहा था क्योंकि ब्लैक वाले को तो बर्ड खा रहे थे। तो ये वाले मॉथ ने क्या किया, अपने जैसे ही दिखने वाले मॉथ को जन्म दिया, फिर उसके जैसे दिखने वाले ने उसके जैसे दिखने वालों को, और एक टाइम ऐसा आया कि अब ब्लैक मॉथ रेयर हो गया और ये ज्यादा हो गए क्योंकि ये ही सिर्फ सरवाइव कर पा रहे थे। तो वापस आ गया नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर ने इसे सिलेक्ट किया क्योंकि यही सिर्फ सरवाइव कर पा रहा था। दूसरा बेस्ट एग्जांपल है जो अभी भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मस्कीटोस। तो पहले मस्कीटो जो है डीडीटी से ही मार दिए जाते थे, और मस्कीटोस की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि डीडीटी जो है इतनी बुरी तरह स्प्रे किया जाने लगा कि हर जगह डीडीटी को स्प्रे किया जाने लगा, जिससे सारे मस्कीटोस मरने लगे। बट वो एक टाइम था जहां मस्कीटो की संख्या कम हो गई थी, पर जो भी मस्कीटोस बच गए उन्होंने अपने अंदर ऐसे वेरिएशंस ला लिए जिसकी वजह से वो डीडीटी को रेजिस्टेंट हो गए। उनको डीडीटी के स्प्रे से या डीडीटी के कुछ भी करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और उन्होंने जो है अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाए जो उनके ही जैसे थे, जिन्हें डीडीटी के स्प्रे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो मस्कीटो रेजिस्टेंट थे, अब सरवाइव कर पा रहे थे और रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स। और आज के डेट में डीडीटी के स्प्रे से मस्कीटो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस तरह का वेरिएशन ला लिया है और जनरेशन टू जनरेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। आज के डेट में, यदि ये तो बुक में इंक्लूडेड नहीं है, बट आज के डेट में यदि बेस्ट एग्जांपल देना हो तो कोरोना वायरस, जो अपने ही नए नए वेरिएशंस ला रहा है, जिसकी वजह से उसे नष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसे जो है सरवाइव करना है वो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू, तो अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स एंड ऑब्जेक्शंस टू डार्विनिज्म। डार्विनिज्म को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे एविडेंस हैं, ये तो 3 या 4 लिए हैं हमने, पर ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं, बट स्टिल कुछ ड्रॉबैक्स हैं और ऑब्जेक्शंस हैं। पहला, जो माइन्यूट फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन है उसे डार्विन ने मेन प्रिंसिपल फैक्टर माना था फॉर इवोल्यूशन, बट एक्चुअली वो मेन प्रिंसिपल फैक्टर नहीं हो सकता इवोल्यूशन का, क्योंकि ये माइन्यूट फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन हेरिटेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए बिटवीन स्टोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन, जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ठीक से कि कौन से वेरिएशन हेरिटेबल है और कौन से नहीं। नेक्स्ट, कि वो प्रूफ नहीं कर पाए द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को। नेक्स्ट, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों, कब, कैसे ये वेरिएशन हुआ। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे बने? वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो अब कुछ काम के नहीं हैं, जैसे अपेंडिक्स ह्यूमन में होता है, वो अब कुछ ह्यूमन के काम का नहीं है, तो कैसे हुआ?
ना वो एक्सप्लेन कर पाए कि कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, जैसे डायनासोर अचानक धरती से गायब कैसे हो गए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन जो न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रहे थे वो धीरे धीरे बहुत सारे वेरिएशंस के कलेक्शन से जनरेशन टू जनरेशन के चेंजेस के बाद फॉर्म हुए। तो उसके हिसाब से ये चेंजेस जो हैं वो चेंजेस के दौरान कुछ इंटरमीडिएट भी फॉर्म होने चाहिए, क्योंकि हर एक जनरेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस होने के बाद इवोल्यूशन हुआ है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए। बट आप देखोगे कि कोई भी केस में इंटरमीडिएट नहीं मिलता है। तो डार्विनिज्म ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये इंटरमीडिएट क्यों नहीं मिलता है आज के डेट में। यदि जिराफ का गर्दन छोटा था और आज इतना लंबा है, तो हर एक जनरेशन में थोड़ा थोड़ा अपने गर्दन का साइज बढ़ाकर आज इतना लंबा किया होगा। तो इंटरमीडिएट गर्दन वाला जिराफ आज है नहीं। तो डार्विनिज्म ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट है म्यूटेशन थियरी। तो ये सब थियरी, बहुत सारे थियरीज दिए गए थे डार्विनिज्म के पहले भी, डार्विन के आने के पहले भी, उनकी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के पहले भी बहुत सारे थियरीज दिए गए थे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, म्यूटेशन क्या हुआ होगा, वेरिएशन क्या हुआ होगा। बट अभी भी डार्विन तक भी थियरी में कुछ खामियां थी और फिर आया म्यूटेशन थियरी। म्यूटेशन थियरी को प्रपोज किया था ह्यूगो डी वेरिस ने इन 1901। उन्होंने ये थियरी को रीडिस्कवर किया था बेसिस ऑफ मेंडलेस वर्क इन 1900 में मेंडले ने जो काम किया था, जो पी प्लांट में वेरिएशन स्टडी किए थे, उनके ही काम को उन्होंने जो है रीडिस्कवर किया और उन्होंने म्यूटेशन थियरी प्रपोज किया। म्यूटेशन थियरी बेस्ड था 7 जनरेशंस ऑफ प्लांट इवनिंग प्रिमरोज। तो यह है प्रिमरोज, जो प्लांट इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जाना जाता है। इसको स्टडी करके, इसके 7 जनरेशन स्टडी करके उन्होंने म्यूटेशन थियरी प्रपोज किया था। उन्होंने ये फाइंड आउट किया इन प्लांट्स में कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग थे वो अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखते थे। बहुत सारे कैरेक्टर्स में, 90% कैरेक्टर्स में वो अपने पेरेंट जैसे ही दिखते थे। बट कुछ ऑफस्प्रिंग जो हैं वो डिफरेंस दिखाते थे अचानक, सडनली, और स्पॉन्टेनियस वेरिएशन दिखाते थे जो क्लियरली पूरी तरह डिफरेंट था देन फिनोटाइप ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट जैसे 2 फ्लावर्स हैं, उन्होंने जो है एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया, इस ऑफस्प्रिंग ने नेक्स्ट वाले के साथ कपल करके वापस ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया। तो जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट जैसे ही दिख रहे, बट अचानक सडनली या स्पॉन्टेनियस वेरिएशन की वजह से एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट जैसा नहीं दिख रहा है, और वो क्लियरली दिखता है फिनोटाइप से कि वो अपने पेरेंट से अलग है। और इस ऑफस्प्रिंग में जो सडन वेरिएशन आया था उसे उन्होंने नाम दिया म्यूटेशन या फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये जो वेरिएंट ऑफस्प्रिंग था वो फर्दर जब रिप्रोड्यूस करता था तो वो अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस करता था, ना कि नॉर्मल प्लांट जैसा। मतलब ये जो वेरिएशन आ गया था सडनली, वो आगे जो है इनहेरिटेबल था। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ वेरिएंट्स जो है ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मोर वेरिएशंस। मतलब ये वेरिएंट जो है वो अब अपने पेरेंट जैसा प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, खुद की तरह ही प्रोड्यूस कर रहा था, और खुद की तरह ही प्रोड्यूस करते वक्त तो दूसरे वेरिएशंस भी उनमें ला रहा था। उन्होंने नोट किया कि ये सर्टेन चेंजेस जो है वो इनहेरिटेबल है, और इसकी वजह से उन्होंने प्रूव किया कि म्यूटेशन थियरी एग्जिस्ट होता है, और उन्होंने प्रपोज किया इस थियरी को। जो मेन फीचर्स थे म्यूटेशन थियरी के इस तरह से थे। म्यूटेशंस जो है वो लार्ज, सडन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन पॉपुलेशन के वजह से आते हैं। तो म्यूटेशंस ये नहीं है कि स्लो वेरिएशन की वजह से हो रहा है, वो अचानक होने वाला चेंजेस है। वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, मतलब पेरेंट से एकदम हटके अचानक कुछ तो डिफरेंस आना, और वो लार्ज होता है। ये चेंजेस जो है वो इनहेरिटेबल है। म्यूटेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। म्यूटेशन के वजह से ही इवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है, तो इसलिए म्यूटेशन 2 प्रकार का है, यूजफुल म्यूटेशन एंड हार्मफुल म्यूटेशन। बट जो यूजफुल म्यूटेशन है उसे ही नेचर आगे लेके जाता है, जो हम कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यूजफुल म्यूटेशन ही आगे बढ़ते हैं।
जो एक्यूमुलेशन होता जाता है म्यूटेशन का, जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके साथ न्यू स्पीशीज के स्टैब्लिशमेंट या ओरिजिन होती है। तो सपोज एक जनरेशन में थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसमें और हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन में और इस तरह से जो 7 या 8 जनरेशन के बाद आपको एक स्पीशीज दिखेगा वो टोटली डिफरेंट होगा अपने फर्स्ट वाले स्पीशीज से। 7th जनरेशन का स्पीशीज अपने फर्स्ट वाले स्पीशीज से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हर एक जनरेशन में कुछ म्यूटेशन हुआ और जिसकी वजह से टोटली न्यू स्पीशीज बना है, न्यू ओरिजिन के साथ, क्योंकि उसमें यूजफुल म्यूटेशंस हुए। और जो हार्मफुल म्यूटेशन होते हैं वो प्रसिस्ट कर दिए जाते हैं, मतलब स्टॉप कर दिए जाते हैं और नेचर से इलिमिनेट कर दिए जाते हैं। बट स्टिल म्यूटेशन थियोरी में भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे, जैसे कि जो लार्ज और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है जो हुगो डी वेरिस ने देखा था, वो एक्चुअली क्रोमोसोमल एब्रिवेशन की वजह से हुआ था, ना कि वो जो है माइनर चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है उन्होंने इस वेरिएशन को रिजल्ट किया था, इस म्यूटेशन को रिजल्ट किया था। तो जो रेट ऑफ म्यूटेशन है वो एक्चुअली बहुत स्लो होता है देन रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन होने के लिए, मतलब इवोल्यूशन के लिए ना बहुत फास्ट चेंजेस चाहिए, बट जो म्यूटेशन का रेट है वो स्लो है। तो फिर कैसे म्यूटेशन ने इवोल्यूशन को ये करके लेकर के आया, मतलब इवोल्यूशन जो है म्यूटेशन की वजह से ही क्यों हुआ, जबकि म्यूटेशन इतना स्लो है और इवोल्यूशन उसके हिसाब से फास्ट है। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा था उसको बहुत कम सिग्निफिकेंस है इन इवोल्यूशन, और वो बहुत अनस्टेबल प्रोसीजर है क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस। तो इसकी वजह से म्यूटेशन थियरी में भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे, और इसकी वजह से आज की डेट में म्यूटेशन थियरी भी उतना ज्यादा नहीं माना गया, बट यस उसमें कुछ प्लस पॉइंट्स थे जो प्रूव किया गया था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और याद रखें हम रोज रात में 8:30 बजे मिलते हैं, तो यदि आपने टाइम नहीं नोट किया हो तो कर ले। केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। आपको उन वीडियोस में कहीं पे भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, सजेशन है, आप मुझे मेल कीजिए askyourdoubts04@gmail.com पे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये बायोलॉजी के वीडियोस भी धीरे धीरे मैं सारे अपलोड कर दूंगी। आपके लिए मुझे टेस्ट सीरीज शुरू करना है, तो आप मुझे बताइए कि आपको कब से टेस्ट सीरीज चाहिए। नोट्स में धीरे धीरे टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। और जाने से पहले ध्यान रखें, इफ स्काई इज द लिमिट then go there. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.